लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एथेंस में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ। और साथ ही हमने पर्शियन वॉर्स को भी डिस्कस किया था कि कैसे पर्शियन एम्पायर और ग्रीस के बीच में एक लंबी वॉर होती है और इस वॉर में ग्रीस की विजय होती है और एथेंस एक बहुत ही पावरफुल सिटी स्टेट बन जाता है। और उसके बाद पेरिक्लस की लीडरशिप में एथेंस एक गोल्डन एज में एंटर करता है और एथेंस अपने ट्रेड की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से एक बहुत ही रिच, एक अमीर सिटी स्टेट बन जाता है। और एथेंस की डेमोक्रेसी, वहाँ की डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसमें एथेंस के लोग किसी भी इशू के लिए डायरेक्ट वोट करते थे और ये डेमोक्रेसी सभी के लिए ओपन थी। यदि आप राजा के परिवार से नहीं हैं, आप किसी खास फैमिली से नहीं हैं, या फिर आप किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपके पास ज़्यादा पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप डेमोक्रेसी का पार्ट बन सकते हैं। आप सरकार का एक हिस्सा बन सकते हैं और पॉलिटिकल पावर गेन कर सकते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल पावर गेन करना सबके लिए ओपन था और ट्रेड की वजह से जो लोग नए नए अमीर बने थे, जिनके पास नया नया पैसा आया था, वो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते थे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बोलने में तेज़ हो, जो लोगों को प्रभावित कर सकता हो, जो अपनी बातों से पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, अपनी तरफ कर सकता हो, ऐसा पर्सन डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल हो सकता था। एथेंस में अब तक कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था। एजुकेशन के लिए एक पर्सन अपनी फैमिली पे डिपेंड था, या फिर वो पर्सन किसी दूसरे एजुकेटेड पर्सन के साथ एक असिस्टेंट की तरह काम करके नॉलेज गेन कर सकता था। लेकिन एथेंस की डेमोक्रेसी में, वहाँ के लोकतंत्र में सक्सेसफुल होने के लिए जिस तरह की नॉलेज, जैसी नॉलेज की नीड थी, वैसी नॉलेज वहाँ पे नहीं थी। और इस नॉलेज की नीड को पूरा करने के लिए कुछ टीचर्स का एक ग्रुप वहाँ पे आता है। इन टीचर्स को सॉफिस्ट कहा जाता था। सॉफिस्ट, ये टीचर्स एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करते थे और एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और इस एजुकेशन के लिए, अपनी टीचिंग्स के लिए वो एक फ़ीस लेते थे। इन सभी टीचर्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट, ये जो मेजर सॉफिस्ट हैं, उनका नाम था प्रोटागोरस। और प्लेटो की एक बुक है प्रोटागोरस के नाम से। उस बुक में प्लेटो उनके बारे में बताते हैं। सुबह सुबह का टाइम था और सोक्रेटिस अपने घर में सो रहे होते हैं। तभी हिपोक्रेटस वहाँ पर आ जाते हैं और बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं और साथ ही आवाज़ लगाते हैं कि सोक्रेटिस, क्या आप जाग रहे हैं? सोक्रेटिस उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई बुरी खबर है, क्या कोई बैड न्यूज़ है जो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आए हो? इस पर हिपोक्रेटस कहते हैं कि बुरी न्यूज़ नहीं है, अच्छी खबर है। वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये बात बताते हैं। और अच्छी न्यूज़ ये है कि प्रोटागोरस हमारे सिटी में आ चुके हैं। तो इस पर सोक्रेटिस उनसे कहते हैं कि तुम्हें उनसे क्या काम है, तुम्हें उनसे क्या लेना है? तो हिपोक्रेटस कहते हैं कि सिर्फ वही एक पर्सन है जो वाइस पर्सन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। और वो कहते हैं कि मुझे ये न्यूज़ कल शाम को मिल गई थी कि वो हमारी सिटी में आ चुके हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सका और सुबह होने से पहले ही आपके पास आ गया। और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे अपनी तरह वाइस पर्सन बना दें। जैसे प्रोटागोरस वाइस पर्सन है, वैसे ही वो प्रोटागोरस से एजुकेशन लेके एक वाइस पर्सन बनना चाहते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर तुम उन्हें कुछ पैसे दे सको तो वो तुम्हें भी अपने जैसा वाइस बना देंगे। तो इस पर हिपोक्रेटस कहते हैं कि मैं अपने सारे पैसे उन्हें दे दूंगा और अपने सारे दोस्तों के भी सारे पैसे उन्हें दे दूंगा, मैं बस उनके जैसा वाइस पर्सन बनना चाहता हूँ। तो वो सोक्रेटिस से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो और आप मेरे लिए सिफारिश करो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एथेंस की यंग जनरेशन है, उसमें कितना ज़्यादा क्रेज़ था, कितनी एक्साइटमेंट थी सॉफिस्ट के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी एजुकेशन थी जिसके लिए वो इतने एक्साइटेड थे? सोक्रेटिस जब हिपोक्रेटस से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हें क्या सिखाने वाले हैं, तो हिपोक्रेटस उनसे कहते हैं कि उन्हें इस विषय पर कुछ भी नहीं पता, उन्हें इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है।
थोड़ी देर के बाद सुबह होती है और सोक्रेटिस हिपोक्रेटस को लेकर प्रोटागोरस के पास जाते हैं और प्रोटागोरस से कहते हैं कि ये हिपोक्रेटस हैं और ये आपके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी टीचिंग्स, आपकी एजुकेशन से इन्हें क्या बेनिफिट होगा। तो प्रोटागोरस उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी एजुकेशन दूंगा जिससे आप पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर सक्सेसफुल हो सकते हो। पर्सनल मीन्स आप जो भी काम करते हो, सोशल मीन्स सोसाइटी में एक स्टेटस गेन करना, और पॉलिटिकल मीन्स डेमोक्रेसी में एक पावर गेन करना, एक पॉलिटिकल पावर गेन करना। तो ये एक ऐसी एजुकेशन थी जो आपको पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी थी, और इसी एजुकेशन के लिए सोफिस्ट फेमस थे और एथेंस के लोगों में उनका इतना ज़्यादा क्रेज था। सोफिस्ट वर्ड वैसे तो ग्रीक वर्ड सोफोस से बना है, सोफोस, जिसका मीनिंग है वाइस पर्सन, वाइस, इंटेलिजेंट या बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन आज के टाइम में इस वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है, पूरी तरह से बदल गया है। आज के टाइम में सोफिस्ट का मतलब है जो धोखा देने के लिए, आपको डिसीव करने के लिए फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स को ट्रू आर्ग्यूमेंट्स की तरह प्रेजेंट करता है। और ये मीनिंग क्यों चेंज हुआ ये आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। अब बात करते हैं रेटोरिक के बारे में। रेटोरिक का मीनिंग है इफेक्टिव वे में प्रभावशाली तरीके से बात करने की कला। शब्दों का यूज करके सामने वाले के इमोशंस को, फीलिंग्स को चेंज करना, प्रभावित करना या फिर अपनी बात मनवाना। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेल्समैन होते हैं, डीलर्स होते हैं, उन्हें ये कला बहुत अच्छे से आती है। वो जानते हैं कि हम कैसे अपने शब्दों का यूज़ करके, कैसे अपनी बातों से दूसरे पर्सन को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कैसे उन्हें अपने फेवर में ले सकते हैं या कैसे उनसे अपना काम बनवा सकते हैं। और रेटोरिक सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। रेटोरिक एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी का यूज़ करके, बिहेवियर का यूज़ करके, फेस एक्सप्रेशंस का यूज़ करके अपनी बातों से अदर पर्सन को या एक कंप्लीट ऑडियंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और रेटोरिक का जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। पॉलिटिकल स्पीच, एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, टीचिंग के लिए और कोर्ट में, मीडिया और जर्नलिज्म में, क्रिएटिव राइटिंग में, और तो डेली रूटीन में भी रेटोरिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे दिन में कितनी बार आपको रेटोरिक का शिकार होना पड़ता है। शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है कि आप उनकी बातों में फंस जाते हैं। रेटोरिक का सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब में आजकल जो वीडियो के टाइटल्स जो होते हैं उनमें रेटोरिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे टाइटल होगा कि क्या अक्षय कुमार ऐसा कर सकते हैं, या फिर गूगल पर ये सर्च किया तो आपको जाना होगा जेल, या फिर इस बुक से या इस एप्लीकेशन से मेरी लाइफ चेंज हो गई, या फिर लिखेंगे कि यूट्यूब पर ये सेटिंग आप चेंज करो तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ऐसे क्लिकबेट टाइटल्स जो होते हैं वो ये सिंपल एग्जाम्पल है रेटोरिक के लिए, जहां आपके इमोशंस को, आपकी क्यूरियोसिटी को, आपके एंगर को, आपकी ग्रीड को यूज़ करके आपसे व्यूज़ लिए जाते हैं। जैसे जो पुस्तकें या बुक्स आप परचेज़ करते हो उसमें भी कई बार लिखा होता है कि ये बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, लेकिन आप इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते कि बेस्ट सेलिंग बुक्स, बेस्ट सेलिंग का मीनिंग ये है कि ये बुक सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। बुक की सेल और जो कंटेंट की क्वालिटी है उन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग बातें होती हैं, लेकिन आप इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हो। वैसे तो जो सोफिस्ट थे वो कई सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक या पॉलिटी, लेकिन रेटोरिक एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी।
एक सॉफिस्ट थे गॉर्जियास के नाम से, वो सिर्फ रेटोरिक ही टीच करते थे, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे। और रेटोरिक डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो डिसीजन था वो पब्लिक के हाथ में था। जैसे मान लीजिए आपकी अपने पड़ोसी से फाइट हो जाती है और आपका पड़ोसी आपको कोर्ट में ले जाता है, तो कोर्ट में क्या होगा, वहाँ पर एक लार्ज असेंबली होगी जिसमें एथेंस के बहुत सारे सिटीजन्स होंगे और आप दोनों को अपना केस उन लोगों की भीड़ के सामने पेश करना है, उनके सामने रखना है और आप दोनों को सुनकर वो भीड़ जो है वो डिसाइड करेगी कि फाइट में गलती किसकी थी, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए अगर आप इफ़ेक्टिव वे में अपना केस रख सकते हैं, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में आप वोट करवा सकते हैं, तो आप केस जीत जाएंगे। और यही वो स्किल थी जो एथेंस के लोग सीखना चाहते थे और इसी वजह से जो सॉफिस्ट थे उनका इतना ज़्यादा क्रेज़ था। और सॉफिस्ट अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन करते थे कि किसी भी केस के लिए आप दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट कर सको, चोर की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट कर सको और जिसके घर में चोरी हुई है उसकी तरफ से भी आप आर्ग्यूमेंट कर सको। जैसे आजकल के लॉयर्स होते हैं वो दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। प्रोटागोरस से जुड़ी एक फ़नी स्टोरी है जिससे आपको समझ आएगा कि दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है। प्रोटागोरस के एक स्टूडेंट थे, प्रोटागोरस उसको ये सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं कि कोर्ट में कैसे केस लड़ा जाता है। वो स्टूडेंट काफ़ी गरीब था, इसलिए दोनों में एक एग्रीमेंट होता है कि जब तक वो अपना पहला केस जीत नहीं जाता तब तक वो फीस नहीं देगा, कोई फीस पे नहीं करेगा, कोई पैसा उनको नहीं देगा। तो प्रोटागोरस उनको टीच करते हैं और एक टाइम पर उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी वो स्टूडेंट कोई केस नहीं लेता और प्रोटागोरस वेट करते रहते हैं कि जब उनका स्टूडेंट कोई केस लेगा, कोई केस लड़ेगा और जीत जाएगा तो वो उनको फीस के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी टाइम तक वो कोई केस नहीं लेता तो प्रोटागोरस खुद ही उस पर केस कर देते हैं, अपनी फीस लेने के लिए उस पर केस फाइल कर देते हैं। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो ये कहता है कि अगर मैं ये केस जीत गया तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मुझे कोई फीस नहीं देनी है, और अगर मैं ये केस हार गया तो क्योंकि मैं अपना पहला केस हार चुका हूं इसलिए भी मुझे कोई फीस नहीं देनी होगी। तो अगर मैं जीत जाता हूं या फिर मैं हार जाता हूं, दोनों ही कंडीशंस में मुझे फीस नहीं देनी होगी। और जो प्रोटागोरस हैं वो उनके टीचर थे और इसलिए उनसे एक कदम आगे थे। प्रोटागोरस कहते हैं कि अगर तुम हार जाते हो तो कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर तुम्हें फीस पे करनी होगी। अगर तुम हार जाते हो तो कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे फीस तुम पे करोगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो क्योंकि तुम अपना पहला केस जीत गए हो इसलिए हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बेस पर तुम फीस पे करोगे। तो तुम अगर हार जाते हो तो भी और अगर तुम जीत जाते हो तो भी, दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशन में फीस तो तुम्हें देनी ही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर दोनों तरफ से आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसका आर्ग्यूमेंट सही है? प्रोटागोरस और उनका स्टूडेंट दोनों ही अपना अपना केस बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही रैशनल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सही है, किसका आर्ग्यूमेंट मान्य होगा? जो सॉफिस्ट थे वो स्केप्टिक भी थे। स्केप्टिक का मीनिंग है संदेहवादी या डाउट करने वाला। फिलॉसफी में कंसेप्ट है स्केप्टिसिज्म के नाम से। स्केप्टिसिज्म वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आता है जिसका मीनिंग है किसी बात पर विचार करना, उसको एग्जामिन करना, उस पर डाउट करना या फिर उस बात को नकार देना। और फिलॉसफी में स्केप्टिसिज्म के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉमन सेंस स्केप्टिसिज्म। कभी कभी हम किसी बात पर डाउट करते हैं, किसी बात को सच नहीं मानते, उस पर शक करते हैं। जैसे आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या फिर किसी पॉलिटिशियन की बात सुनते हैं तो आपको उसकी बात पर डाउट होता है, संदेह होता है। तो ये एक कॉमन सेंस स्केप्टिसिज्म है और इसे एक अच्छा और हेल्दी स्केप्टिसिज्म माना जाता है। और एक स्केप्टिसिज्म होता है फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म। इसमें हम ऐसे क्लेम्स पर डाउट करते हैं जो वेल एक्सेप्टेड हैं,
जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऐसे क्लेम्स जिन्हें लगभग सभी लोग बिलीव करते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे क्लेम्स पर डाउट करना फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म होता है। और फिलॉसफी में ये एक मेथड की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे हम एक फिलोसफर के बारे में स्टडी करेंगे, रेने डेकार्ट के बारे में, जो एक ऐसी नॉलेज को सर्च कर रहे थे जो पूरी तरह से सर्टन हो, जिस पर क्वेश्चन ना किया जा सके, डाउट ना किया जा सके, जो कंप्लीट नॉलेज का एक फाउंडेशन बन सके। वो फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म का यूज़ करते हैं और हर उस चीज़ पर डाउट करते हैं जिस पर डाउट किया जा सकता है, जो भी चीज़ पर डाउट किया जा सकता है। एक और फिलोसफर हैं डेविड ह्यूम के नाम से। डेविड ह्यूम कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है, कारण और परिणाम के बीच का जो रिलेशन है, उस पर डाउट करते हैं और कॉजेशन के आइडिया को एनालाइज करते हैं। तो ऐसे फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म को एक टूल की तरह, एक मेथड की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे हम अपने अजम्पशंस को, अपने बिलीफ को एनालाइज करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वीकनेस को समझते हैं और किसी भी बात पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते, उस पर डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसमें और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और स्केप्टिसिज्म है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म। एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होती है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूरी निश्चितता के साथ जानना पॉसिबल ही नहीं है, पूरी सर्टेनिटी के साथ हम कुछ जान ही नहीं सकते। और ऐसे बहुत से थिंकर हुए हैं जो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जान सकते, उन्हें हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट स्केप्टिक उन्हें कहा जाता है। और ये जो सोफिस्ट थे, ये स्केप्टिक्स भी थे। एक बार प्रोटागोरस से जब पूछा गया गॉड्स के बारे में, तो प्रोटागोरस ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ऐसी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम गॉड्स के बारे में नहीं जान सकते हैं। और ऐसा कहने की वजह से काफ़ी लोग उन्हें एथिस्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि वो एथिस्ट हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते। और हम जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, उन्हें एथेंस से निकाल दिया गया था और उनकी जो बुक्स थी वो भी जला दी गई थी। और ऐसा हो सकता है कि उनके इसी तरह के विचारों की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन एक्चुअल में वो गॉड्स के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम इसका उत्तर नहीं जान सकते। तो वो एक्चुअल में एक एथिस्ट नहीं है, वो एक एग्नोस्टिक हैं, जिनको नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और सॉफिस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज पॉसिबल नहीं थी, इसलिए वो लॉजिक और आर्ग्यूमेंट का यूज़ सच को जानने के लिए नहीं करते थे, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं करते थे। उनका मेन फोकस था कि कैसे हम लॉजिक का यूज़ अपनी बात को, अपने केस को स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। सॉफिस्ट का एक बहुत ही फेमस क्लेम था, हाउ टू मेक द वीकर आर्ग्यूमेंट इनटू द स्ट्रॉन्गर। इट मीन्स एक वीक आर्ग्यूमेंट को कैसे एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में बदला जा सकता है, एक वीक आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पेश किया जा सकता है। तो ये रेटोरिक का एक पार्ट है जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं रिलेटिविज्म के बारे में। प्रोटागोरस का एक बहुत ही फेमस कोट है, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इट मीन्स मनुष्य हर चीज़ का, हर बात का एक पैमाना है। यहाँ मेजर का मतलब है एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड, जिससे हम हर चीज़ को या किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं या मापते हैं। इस कोट में मेज़र का मतलब है एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रोटागोरस कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है, इसका डिसीजन मनुष्य पर आधारित है, ह्यूमन पर बेस्ड है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, ठीक है, एक पर्सन को वो हवा ठंडी फील हो रही है और वो कहता है कि आज बहुत ठंड है, और दूसरे पर्सन को वो हवा गर्म महसूस हो रही है, वो कहता है कि आज हवा गर्म है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन दोनों में से कौन सा पर्सन सच बोल रहा है? प्रोटागोरस कहते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है।
जिस पर्सन को हवा ठंडी लग रही है उसके लिए हवा ठंडी है, और जिसको हवा गर्म लग रही है उसके लिए हवा गर्म है। हवा रियल में कैसी है, हवा एक्चुअल में कैसी है, ठंडी है या गर्म है, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए जिस पर्सन को जैसी लग रही है हवा उसके लिए वैसी ही है। इसलिए प्रोटागोरस कहते हैं कि एवरीथिंग इज ट्रू, सब कुछ सच है। जो आपको लगता है वो आपके हिसाब से, आपके बेस पे सच है, और जो मुझे लगता है वो मेरे हिसाब से सच है, इसलिए एवरीथिंग इज ट्रू। और हमने पहले भी शायद इस टॉपिक पे बात की थी, अपीयरेंस और रियलिटी के डिफरेंस के बारे में, कि रियलिटी कुछ अलग है और हम वो रियलिटी कुछ अलग तरह से अपीयर होती है हमारे लिए। जो एक्चुअल रियलिटी है वो और जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो प्रोटागोरस के अकॉर्डिंग हम एक्चुअल रियलिटी को नहीं जान सकते, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को जान सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं। और हर पर्सन का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए हर पर्सन का ओपिनियन अलग होता है। जैसे हवा के एग्जाम्पल में हमने देखा, फिलॉसफी में इस व्यू पॉइंट को रिलेटिविज्म कहा जाता है। इट मीन्स सही और गलत, सच और झूठ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। इनका कोई एब्सोल्यूट या ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करते हैं। पर्सन टू पर्सन के केस में आप देख सकते हैं कि एक ही फूड का टेस्ट दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये सेम टी शर्ट जो है मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। कोई मूवी आपको अच्छी लगे और हो सकता है आपके दोस्त को अच्छी ना लगे। आप गॉड में बिलीव करते हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो एथीस्ट है। तो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, हर पर्सन के अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ये डिफरेंस कल्चर पर भी बेस्ड हो सकता है। जैसे कुछ कल्चर्स में डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है और कुछ कल्चर्स में जलाया जाता है। कुछ कल्चर्स में बीफ खाना नॉर्मल बात होती है, लेकिन कुछ कल्चर्स जैसे हिंदू कल्चर में बीफ खाना बहुत ही बुरा माना जाता है। तो कल्चर के बेस पर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बदल जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि वेस्ट में स्लिम बॉडी टाइप को ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है, और कुछ अफ्रीकन कल्चर्स हैं जहाँ पर थोड़ा हैवी बॉडी को ज़्यादा सुंदर मानते हैं। कहीं फेयर कॉम्प्लेक्शन या गोरेपन को सुंदरता माना जाता है, और कहीं ऐसा भी है कि जो डार्क स्किन टोन होती है उसको अट्रैक्टिव मानते हैं। तो ये रिलेटिविज्म आपको हर जगह देखने को मिलेगा, फूड और टेस्ट में, मैरिज प्रैक्टिसेस में, सोशल प्रैक्टिसेस में, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पर्सन जिस कल्चर से आता है उसको वही कल्चर सही लगता है और बाकी सभी कल्चर्स को वो रॉन्ग कहता है। इट मीन्स हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने कल्चर के बेस पर चीज़ों को जज करते हैं। तो कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब आप ये मान लेते हो कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, राइट एंड रॉन्ग बस हमारा परसेप्शन है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है, तो हम लॉजिक का यूज़ सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए करते हैं। लॉजिक का यूज़ आप ये बताने के लिए नहीं करोगे कि एक्चुअल में राइट क्या है, एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, क्योंकि आपके लिए कोई ऑब्जेक्टिव, कोई यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप लॉजिक का यूज़ लोगों को कन्विंस करने के लिए करोगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी साइड पे किया जा सकता है, और यही काम सॉफिस्ट करते थे। और इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर राइट और रॉन्ग सिर्फ पर्सन पर डिपेंड करता है तो हम नॉलेज और ओपिनियन के बीच डिफरेंस नहीं कर सकते। जो हमें दिखाई देता है उससे अलग कोई सच नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर, किसी कंट्री, सिटी, किसी कल्चर में या किसी एरिया में लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उससे अलग कोई सच नहीं हो सकता, उससे अलग कोई ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में उन लोगों का जो बिलीफ है, उन लोगों की जो मान्यताएं हैं, उन लोगों का जो विश्वास है, उनके जो ओपिनियंस हैं, उन्हीं को सच माना जाएगा। एक और सॉफिस्ट थे जिनका नाम था गॉर्जियास। गॉर्जियास एक ऐसे सॉफिस्ट थे जो सिर्फ रेटोरिक ही टीच करते थे। वो भी एक स्केप्टिक थे, लेकिन उनका जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे प्रोटागोरस कहते हैं कि सब कुछ ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू। जो आपको लगता है वो आपके लिए ट्रू है, और जो मुझे लगता है वो मेरे लिए ट्रू है।
सो एवरीथिंग इज ट्रू। लेकिन गॉर्जियास कहते हैं कि नथिंग इज ट्रू, कुछ भी ट्रू नहीं है। उनकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है नथिंग एग्जिस्ट्स, और सेकंड है इफ एनीथिंग एग्जिस्ट्स इट इज़ अननोएबल, और थर्ड है इफ इट इज़ नोएबल इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। इट मीन्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और कुछ एग्जिस्ट करता भी है तो हम उसको जान नहीं सकते, और बाय चांस अगर हम उसको जान भी जाते हैं तो उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। गॉर्जियस जीनो से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और अपनी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए वो जीनो के स्टाइल में आर्ग्यूमेंट देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी पॉइंट ये है कि गॉर्जियस के अकॉर्डिंग नॉलेज पॉसिबल नहीं है, और रीज़न का यूज़ करके, आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करके हम किसी भी बात को सच प्रूव कर सकते हैं या फिर झूठ भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे प्रोटागोरस कहते हैं कि जिसका जो ओपिनियन है वो उसके लिए ट्रू है, सो एवरीथिंग इज ट्रू। गॉर्जियस कहते हैं कि नॉलेज पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, इसलिए आपका जो भी ओपिनियन है वो फॉल्स ही होगा, सो एवरीथिंग इज फॉल्स, नथिंग इज ट्रू। और उनकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर हम जान भी जाते हैं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये बहुत ही खास है। 20th सेंचुरी में एक फिलोसोफर होते हैं विटगेनस्टाइन के नाम से, उनको हम स्टडी करेंगे, और उस टाइम ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। सोफिस्ट अपने रिलेटिविज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बात करते हैं फिजिक्स एंड नोमोस के बारे में। तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। फिजिक्स का मीनिंग है नेचर या फिजिक्स। इसमें हम वर्ल्ड के उस एस्पेक्ट की बात करते हैं जो ह्यूमंस पर बेस्ड नहीं है। इस वर्ल्ड के वो फीचर्स, इस वर्ल्ड के वो लॉज या प्रिंसिपल्स जो हमारे डिसीजन पर डिपेंड नहीं करते, हमारे कल्चर पर या हमारे बिलीव्स पर डिपेंड नहीं करते, और ये अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं। और नोमोस का मीनिंग है कस्टम, कस्टम या कन्वेंशन, जिसे हम हिंदी में परंपरा, रिवाज या प्रथा कहते हैं। ये वो रूल्स एंड लॉज हैं जो हम डिसाइड करते हैं, जो हमने बनाए हैं। ये वो रूल्स हैं जो हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी सोच पर डिपेंड करते हैं, और ये रूल्स क्या होंगे इनको हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का, और ये एक तरह की नेचुरल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ग्रेविटी को हम डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर हम नोमोस की बात करें तो नोमोस में सोशल रिचुअल्स होते हैं, वो आ जाते हैं, या फिर जैसे टैक्स सिस्टम है वो आ जाता है कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, और हमारे कल्चर का ड्रेस कोड क्या होगा, हम एक दूसरे को ग्रीटिंग कैसे करेंगे, हम ऐसे हाथ मिला के ग्रीटिंग करेंगे या फिर ऐसे हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते करेंगे, ये सब हम डिसाइड करते हैं, इसलिए इसे नोमोस कहते हैं। नोमोस मीन्स कस्टम, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा। और आप एक ही एग्जाम्पल में फिजिक्स एंड नोमोस दोनों को आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है, वो फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग चलती है, नेचर के जो लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन वो कार हम रोड के किस साइड पे ड्राइव करेंगे, ये नोमोस का पार्ट है, क्योंकि ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे इंडिया में हम रोड की लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं और अमेरिका में रोड की राइट साइड पे ड्राइव करते हैं, तो ये नोमोस का पार्ट है जिसको हम डिसाइड करते हैं। जैसे हम सभी को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट है, क्योंकि फूड या न्यूट्रिशन एक नेचुरल नीड है बॉडी के लिए, सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हम क्या खाते हैं, हम हाथ से खाते हैं या फिर हम चम्मच से खाते हैं, हम वेज खाते हैं या फिर हम नॉन वेज खाते हैं, तो ये नोमोस का पार्ट है। नोमोस के केस में हम कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि नोमोस के केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम डिसाइड करते हैं, लेकिन फिजिक्स के केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। जैसे हम पूछ सकते हैं कि गॉड की एग्जिस्टेंस फिजिक्स का पार्ट है या नोमोस का पार्ट है, गॉड बाय फिजिक्स एग्जिस्ट करते हैं या बाय नोमोस एग्जिस्ट करते हैं।
अगर आप कहते हैं कि गॉड बाय फिजिक्स एग्जिस्ट करते हैं तो इट मीन्स गॉड गॉड का एग्जिस्टेंस रियल है, हम माने या ना माने, हम बिलीव करें या ना करें, वो इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि गॉड बाय नोमोस एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि गॉड की एग्जिस्टेंस हम पर डिपेंड करती है, हम उनको मानते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, ठीक है, इसलिए उनका एक एग्जिस्टेंस है हमारे लिए। कुछ दिन पहले मैं एक डिस्कशन देख रहा था गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, जिसमें एक पर्सन डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन से क्वेश्चन करता है कि अगर सभी ह्यूमन बींग्स नष्ट हो जाएं, पूरी मानव जाति गायब हो जाए, तो क्या गॉड एग्जिस्ट करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी फिजिक्स और नोमोस के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। और यही सेम क्वेश्चन जस्टिस और वर्च्यू के बारे में पूछा जा सकता है कि जस्टिस का बेसिस क्या है, जस्टिस का बेसिस फिजिक्स है या नोमोस है। और सॉफिस्ट इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो लॉज हैं, वो सब मैन मेड हैं, वो सब हमने बनाए हैं, हमने डिसाइड किया है। इसलिए जस्टिस एक नोमोस है, एक कन्वेंशन है। इसलिए वो कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात आए, राइट या रॉन्ग की बात आए, कोई क्वेश्चन आए, तो आप अपने स्टेट के लॉज को फॉलो कीजिए, स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन कुछ फिलोसफर्स हैं जैसे हेराक्लिटस, वो कहते हैं कि जो भी नियम हैं, जो भी कानून या लॉज हैं जो हम बनाते हैं, उन सब का जो बेसिस है वो डिवाइन लॉ है। आपको याद होगा कि वो एक लोगोस की बात करते हैं, एक ऐसा लोगोस जो सबके लिए सेम है। जैसे किसी कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग हो सकता है क्योंकि वो लोगोस के अकॉर्डिंग नहीं है। फिजिक्स एंड नोमोस के डिफरेंस को समझने के लिए एक स्टोरी है एंटीगोन के नाम से। स्टोरी नहीं है, सॉरी, एक प्ले है एंटीगोन के नाम से, सोफोक्लिस ने लिखा था। इसमें एक सिविल वॉर होती है जिसके एंड में जो राजा है वो अपोजिशन के लीडर को मार देता है, और उसको मारने के बाद एक फैसला देता है कि उसकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा, बरी नहीं किया जाएगा। और जो ग्रीक कल्चर में एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती है। उस लीडर की एक सिस्टर होती है एंटीगोन के नाम से, वो राजा के फैसले को नकार देती है और अपने भाई की डेड बॉडी को दफन करती है। उसको बाद में कोर्ट में बुलाया जाता है राजा के सामने, तो वहाँ पर वो अपनी सफाई देती है। वो कहती है कि मैंने आपका ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैंने अपने भाई की डेड बॉडी को सही तरीके से दफनाया, और आपका ऑर्डर कोई ज़्यूस का ऑर्डर नहीं है। आप राजा हो लेकिन आप सिर्फ एक इंसान हो, और किसी भी इंसान का ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जो ईश्वर है, ईश्वर के बनाए गए नियमों से ऊपर नहीं जा सकता। और जब गॉड मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैं एक इंसान से डर गई। और हेराक्लिटस और एंटीगोन दोनों ही मानते हैं कि हमारे बनाए गए नियमों से ऊपर भी कुछ लॉज हैं जिनको मना नहीं किया जा सकता। और अगर कोई इंसान ऐसा नियम बनाता है जो डिवाइन लॉज के ऊपर हो या जो लोगोस के ऊपर हो, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। और प्रोटैगोरस कहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप वहाँ के लॉज को फॉलो करो। लेकिन एक और सॉफिस्ट हैं एंटीफोन के नाम से। एंटीफोन कहते हैं कि जब आप अकेले हो और आपको कोई नहीं देख रहा, तो नेचर के लॉज को फॉलो करो। लेकिन जब आप सोसाइटी में हो तो आप सोसाइटी के लॉज को फॉलो करो। तो एक सेंस में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सोसाइटी के लॉज को तोड़ते हैं और पकड़े नहीं जाते तो कोई समस्या नहीं है। प्लेटो की एक बुक है गॉर्जियस के नाम से, उसमें कैलिकुलस और सोक्रेटिस की डिस्कशन दी गई है। कैलिकुलस सॉफिस्ट नहीं है लेकिन सॉफिस्ट के एक स्टूडेंट हैं। इस डिस्कशन में भी आप देख सकते हैं कि वो फिजिक्स और नोमोस के डिफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंस को कैसे यूज़ किया गया है। कैलिकुलस कहते हैं कि जिसको आप जस्टिस कहते हैं वो नेचुरल नहीं है, वो सिर्फ एक कन्वेंशन है, वो एक फिजिक्स नहीं है, सिर्फ एक नोमोस है। जस्टिस नाम का जो आइडिया है वो लोगों ने बनाया है। वो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो अधिकतर लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, और वो ऐसे लॉज अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। जो कमज़ोर लोगों की भीड़ है वो जानती है कि हम स्ट्रॉन्ग लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, ये एजुकेशन के फील्ड में, प्रॉपर्टी में, फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस में, हर फील्ड में हमसे आगे रहेंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी।
ये अपनी एबिलिटी की वजह से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा गेन कर सकते हैं, और ये ज़्यादा स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड भी हैं। और जो कमज़ोर लोग हैं वो ये जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है, और वो इतने स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड भी नहीं हैं कि इन स्ट्रॉन्ग लोगों को कम्पीट कर सकें। तो ये कमज़ोर लोगों की जो भीड़ है वो ऐसे लॉस बनाती है, ऐसा एक सोशल सिस्टम बनाती है, ऐसा एक मॉरल वैल्यू सिस्टम बनाती है कि जो पर्सन अपनी एबिलिटी से, अपनी मेहनत से दूसरों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा अचीव कर लेता है, वो एक बुरा पर्सन बन जाता है, मतलब एक बुरा पर्सन माना जाता है उसे। और कमज़ोर चाहते हैं कि सबको एक जैसा ही मिले, किसी के पास अपने पड़ोसी से ज़्यादा अचीव करने का अधिकार ना हो, सब कुछ इक्वल हो, सब कुछ एक समान हो। और यदि 1000 लोगों की भीड़ में कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी एबिलिटी के दम पर कुछ ज़्यादा अचीव करता है, तो जो 1000 लोग हैं इक्वालिटी और जस्टिस के नाम पर उस पर्सन को पीछे खींचने का काम करेंगे। उनके हिसाब से एक हार्ड वर्किंग पर्सन को एक लेज़ी पर्सन से ज़्यादा गेन नहीं करना चाहिए। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव करेगा और जो वीक है वो शिकार बनेगा। इसलिए कैलकुलस कहते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं वो हमेशा पावरफुल लोगों को ब्लेम करते हैं। कमज़ोर लोग पावरफुल लोगों को दोष देते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी के लिए शर्मिंदा होते हैं। दे आर अशेम्ड ऑफ देयर ओन वीकनेस। वो ऐसे लॉज बनाते हैं जो नेचर के अगेंस्ट हैं। तो कैलकुलस के लिए जस्टिस जो है उसके दो रूप होते हैं। पहला वो जो नेचर पर बेस्ड है, जो नेचुरल है कि जो स्ट्रांग होगा वो अचीव करेगा, और दूसरा जो कमज़ोर लोगों की भीड़ ने डिसाइड किया है, यानी फिजिक्स और नोमोस, जो नेचुरल है और जो कन्वेंशनल है। तो कैलकुलस की नज़र में जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है वो सिर्फ एक तरीका है जिससे कमज़ोर लोग किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को बांध कर रखते हैं। और ये टॉपिक फिलॉसफी में बार बार आता है। 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसोफर हैं फ्रीडरिक नीशे के नाम से, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है अपनी फिलॉसफी में। कुछ और भी सॉफिस्ट हैं जैसे प्रोडिकस, वो अपनी ओरिजिन ऑफ रिलीजन की थ्योरी के लिए काफ़ी फेमस हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई। शुरू में जो लोग थे वो सूरज, चंद्रमा, नदियों और पहाड़ों की पूजा करते थे, क्योंकि इन्हीं से उन्हें बेनिफिट मिलता था। जो भी जीवन के लिए ज़रूरी है वो सब इन्हीं से मिलता था, और अब भी उन्हीं से मिलता है। और उसके बाद जब थोड़ा और आगे आते हैं तो जो इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की खोज की, उनकी पूजा होने लगी। जिन्होंने खेती का आविष्कार किया, मेटल वर्क का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, ऐसे पर्सन्स की पूजा होने लगी। तो ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे डेवलप होता गया। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो ये प्रेयर सिस्टम होता है, प्रेयर करना जिसको हम कहते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी वजह से उनका एथेंस की अथॉरिटी के साथ झगड़ा हुआ। और एक और सॉफिस्ट हैं हिपियास के नाम से, जो अपनी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनको लगभग हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, जैसे मैथमेटिक्स, ग्रामर, रेटोरिक, एस्ट्रोनॉमी, माइथोलॉजी, और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट थे। उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। और एक सॉफिस्ट थे थ्रेसिमैचस के नाम से, और वो कहते थे कि जो पावरफुल है वही मॉरल वैल्यूज़ को, लॉज को डिफाइन करता है। थ्रेसिमैचस की फिलॉसफी थी माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट मतलब जो शक्तिशाली है वही सही है। इसको हम हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वीडियो में अब तक हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं उनकी एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। तो 4 मेजर कंसेप्ट्स हैं: रेटोरिक, स्केप्टिसिज्म, रिलेटिविज्म और फिजिक्स एंड नॉमोस। रेटोरिक मीन्स अपनी लैंग्वेज और रीजन का यूज़ करके दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो कला है। स्केप्टिसिज्म मीन्स जो वेल एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं उन पर डाउट करना, और या फिर ये मानना कि जो ट्रू नॉलेज है वो पॉसिबल नहीं है। रिलेटिविज्म मीन्स जो ट्रुथ है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो नॉलेज है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करती है। उनका कोई एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। और फिजिक्स का मीनिंग है नेचुरल लॉज, और नोमोस का मीनिंग है कन्वेंशन, कस्टम, मैन मेड, जो ह्यूमंस ने बनाया हुआ है।
और साथ ही हमने कुछ सॉफिस्ट्स को भी डिस्कस किया है इस वीडियो में। जैसे कुछ फिलोसफर हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे गॉर्जियास, प्रोटागोरस, कैलिकुलस, थ्रेसिमेचस। प्रोटागोरस कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, इंसान हर एक चीज़ का पैमाना है। उनकी ये बात रिलेटिविज्म को डिनोट करती है। गॉर्जियास कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग, अगर कुछ है भी तो हम जान नहीं सकते, और अगर जान भी जाते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उनकी ये बात स्केप्टिसिज्म को डिनोट करती है। कैलिकुलस कहते हैं कि लुक एट द नेचर टू फाइंड व्हाट इज़ राइट। वो ट्रेडिशनल मोरालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं ये सिर्फ एक तरीका है, एक क्लेवर मेथड, जिससे कमज़ोर लोगों की जो भीड़ है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को बांधने का काम करती है और उसे रोकने का काम करती है। और थ्रेसिमेचस कहते हैं कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये है सॉफिस्ट फिलॉसफी, जिसने फिलॉसफी को एक डायरेक्शन दी, फिलॉसफी की डायरेक्शन को चेंज किया। थेलीस से लेकर अब तक हम जो भी सोचते हुए आ रहे थे, इस फिलॉसफी की वजह से उसमें एक नया मोड आ जाता है। इस चेंज में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अब तक आपने देखा कि जो फिलोसफर्स थे वो रियलिटी के बारे में सोच रहे थे कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और सभी फिलोसफर का जो व्यू था वो डिफरेंट था। वाटर, एयर, फायर, पैरॉन, बीइंग, एटम, इस तरह से सब अलग अलग कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे थे, और इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था। तो सॉफिस्ट ने जब ये देखा तो उन्हें डाउट हुआ कि क्या सच में हम रियलिटी को जान सकते हैं, और अगर हम जान सकते हैं तो हम हर बार फेल क्यों हो रहे हैं। सेंस परसेप्शन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और रीज़न का यूज़ करके भी हम कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर एक टर्न आता है मेटाफिजिक्स से एपिस्टेमोलॉजी की ओर। मेटाफिजिक्स का मतलब है रियलिटी को जानना, व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी, जैसे पहले के फिलोसफर कोशिश कर रहे थे। और एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज क्या है, क्या नॉलेज पॉसिबल है, किस तरह से हम जान सकते हैं, क्या कुछ जाना भी जा सकता है या नहीं। तो सॉफिस्ट की वजह से हमने इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया, तो हम मेटाफिजिक्स से एपिस्टेमोलॉजी की ओर आए। या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर आए। जो पहले के फिलोसफर थे वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर हम सब्जेक्ट की ओर आए, सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नॉलेज के बारे में डाउट करना शुरू किया। तो यहाँ से एक स्केप्टिसिज्म, एक डाउट करना शुरू हुआ, और इसी डाउट का असर मॉरल वैल्यूज़ पर भी आना शुरू हुआ। सॉफिस्ट काफ़ी ट्रैवल करते थे और वो अलग अलग कल्चर्स को जानते थे, और वो जानते थे कि हर कल्चर में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए एक रिलेटिविज्म भी कंसेप्ट आना शुरू हुआ। मॉरल वैल्यूज़ और कल्चर टू कल्चर ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनका कोई यूनिवर्सल बेस नहीं है। अगर अल्टीमेट रियलिटी को हम जान नहीं सकते और हमें ये भी डाउट है कि नॉलेज पॉसिबल है भी या नहीं, और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो रिलेटिव हैं, तो अब क्या करें। तो सॉफिस्ट कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचिए। आप अपने रीज़न को, लॉजिक को, लैंग्वेज को, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनका यूज़ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए कीजिए। और इसलिए वो रेटोरिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इन सब बातों की वजह से एथेंस के जो लोग थे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया। एथेंस की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, और जो एथेंस के गॉड्स हैं उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि बिना किसी मेटाफिजिकल फाउंडेशन के वैल्यूज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। सॉफिस्ट ने उस मेटाफिजिकल फाउंडेशन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे कोई नया फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं किया, और इसी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा। और इसके बाद 431 BC में एथेंस और स्पार्टा के बीच वॉर शुरू हो गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सोक्रेटिस और प्लेटो सॉफिस्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि सॉफिस्ट ने नॉलेज के केस में सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट पर ध्यान दिया और ऑब्जेक्टिव पार्ट को इग्नोर कर दिया। इट मीन्स हम क्या सोचते हैं इस पर फोकस किया, और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, उसको इग्नोर कर दिया। सॉफिस्ट सक्सेस की बात करते हैं,
एक बेटर लाइफ की बात करते हैं, लेकिन इन कंसेप्ट्स का जो मेटाफिजिकल फाउंडेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और सॉक्रेटिस और प्लेटो का क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगर हम फिलॉसफी की पूरी हिस्ट्री को एक साथ देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सॉफिस्ट ने फिलॉसफी को एक्सपेंड करने का काम किया। उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस रेज किए जिनकी जिनकी तरफ पहले कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे एपिस्टेमोलॉजी, जैसे नॉलेज पॉसिबल है भी या नहीं, या मॉरल वैल्यूज़ की बात उन्होंने की, क्या सही है क्या गलत है। और इसके साथ उन्होंने ह्यूमंस के बारे में बात की, जस्टिस की बात की, सक्सेस के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की। नहीं तो पहले के जो फिलोसफर थे वो कॉस्मोलॉजी में और मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड थे। और सॉफिस्ट का जो स्केप्टिसिज्म था, उनके डाउट ने हमें फाउंडेशंस को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। हम जिन बातों को हमेशा से सच मानते चले आ रहे थे, उन बातों को फिर से एनालाइज करने के लिए मजबूर किया। हमारे ऐसे बहुत से बिलीफ थे जो ट्रेडिशन से चलते हुए आ रहे थे। स्केप्टिसिज्म की वजह से वो बिलीफ दूर हुए। हमने मॉरल वैल्यूज़ और नॉलेज के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। और सॉफिस्ट की जो टेक्निक है रेटोरिक, इसमें वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, रीज़न और लॉजिक का यूज़ करते हैं। उससे भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। हमने लैंग्वेज और लॉजिक को स्टडी करना शुरू किया। अगर लैंग्वेज और लॉजिक का यूज़ करके हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और हमने उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना शुरू किया, उनके बारे में सोचना शुरू किया। और जब आप कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉजिक और लैंग्वेज इनका कितना ज़्यादा रोल है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में। और सॉफिस्ट ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की उनको सॉल्व करने के लिए सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल आगे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों की जो फिलॉसफी है, या फिर मेनली सोक्रेटिस और प्लेटो की जो फिलॉसफी है, ये उन प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्स है। ये सॉफिस्ट की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे। तो इसी वजह से फिलॉसफी एक्सपेंड होती है और ये जो डिस्कशन है ये आगे बढ़ती है। तो ये है सॉफिस्ट की फिलॉसफी। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।